नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग घनाभ और घन की अवधारणा को समझेंगे और उन पर आधारित सवालों को भी हल करेंगे। घनाभ और घन को समझने से पहले हमें एक बार आयत और वर्ग को याद करना होगा। आप जानते हैं कि इस तरह की आकृति को आयत और इस तरह की आकृति को वर्ग बोलते हैं। आयत और वर्ग दोनों ही चार चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृतियां होती हैं और प्रत्येक कोण इनका 90-90 अंश का होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि आयत की लंबाई को L मान लिया जाए और चौड़ाई को B मान लिया जाए तो आयत के किनारे किनारे की माप को उसका परिमाप बोलते हैं। जाहिर है ये भुजा यदि L सेंटीमीटर की हो तो ये वाली भी L की ही होगी और ये चौड़ाई 20 सेंटीमीटर की है तो ये वाली चौड़ाई भी 20 सेंटीमीटर की ही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं परिमाप होता है 2 × L + B सेंटीमीटर। परिमाप तो होता है ये किनारे किनारे की टोटल माप का योग, लेकिन ये आयत कितना जगह घेरे हुए है, कितना फैला हुआ है, उसको आयत का क्षेत्रफल बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L × B सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हाथ में एक आयताकार पट्टी है। ये आयताकार पट्टी कितनी फैली हुई है इसे ही इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। अब वर्ग में चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए वहां उनको लंबाई या चौड़ाई नहीं कह सकते, सीधे सीधे उनको भुजा बोल देते हैं। मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा A सेंटीमीटर की है तो चारों ही भुजाएं A सेंटीमीटर की होंगी। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं को जोड़ना होगा तो जाहिर है कि 4A सेंटीमीटर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये वर्ग कितना फैला हुआ है, कितना प्रसार है इसका, उसे ही वर्ग का क्षेत्रफल बोलते हैं और ये होता है A² सेंटीमीटर वर्ग। मात्रक यदि मीटर में दिया होगा तो परिमाप मीटर में और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। आयत और वर्ग दोनों ही एक प्लेन में स्थित आकृतियां हैं। इनमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही होता है, ऊंचाई नहीं होता है। अब कोई आयताकार आकृति हो जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो तो ऐसी ही आकृति को बोलते हैं घनाभ। जैसे हमारे पास ये डस्टर है, इसको ध्यान से देखिए, इस सरफेस को देखें तो ये आयताकार है, इसमें लंबाई है चौड़ाई है लेकिन ऊंचाई भी शामिल हो गया तो ऐसी ही आकृति को बोलते हैं घनाभ। इसी तरह इस किताब को देखिए, किताब आयताकार है, लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई भी शामिल हो गया तो ये भी घनाभ का एक उदाहरण है। घनाभ के कुछ और उदाहरण देखिए। इस ईंट को देखिए, ईंट भी आयताकार होता है, लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई है। ईंट भी घनाभ का उदाहरण है। ये मोबाइल है, ये भी घनाभ का उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। इसी तरह से माचिस की डिब्बी या सामान रखने वाला गत्ता, बक्सा, संदूक या आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो भी घनाभ का उदाहरण है। देखिए अब आयत के चित्र से ही मैं घनाभ का चित्र बनाने जा रहा हूं। आप लोग भी सीख लीजिए। आयत का एक चित्र बना लेते हैं और उसी नाप का एक दूसरा आयत पहले वाले आयत के अंदर बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक दूसरा आयत बना लिया है। अगला स्टेप यह होता है कि इनके कोनों को आपस में क्रम से ऐसे मिला लिया जाता है। देखिए एक घनाभ तैयार हो गया। इस घनाभ की लंबाई है L, चौड़ाई है B और ऊंचाई है H। जिस तरह
आयत से हमने घनाभ समझा है, ठीक उसी तरह हमारे पास कोई वर्गाकार आकृति हो और उसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर हो जाए तो ऐसी आकृति को हम घन बोलते हैं। आप इस वस्तु को देखिए, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक बराबर हैं। ऐसी ही आकृतियों को बोलते हैं घन या क्यूब। घन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण लूडो की गोटी है, उसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं। जिस तरह से हमने आयत से घना बनाया था वैसे ही वर्ग से घन बनाने जा रहे हैं। तरीका वही है, पहले वाले वर्ग के बीचों बीच से उसी नाप का एक दूसरा वर्ग बना लेते हैं इस तरीके से, और कोनों को क्रमशः मिला देते हैं। इस तरह से एक घन हमारा तैयार हो जाता है। घन की खासियत क्या है कि इसकी सारी भुजाएं, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, सारी की सारी ए बराबर यानी ए माप की ही होंगी। मेरे एक स्टूडेंट ने घनाभ और घन पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ आकृतियां बना के दी हुई हैं। इन्हीं की सहायता से हम आगे का प्रोसेस समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक घनाभ है। इनमें ये जो दीवारें हैं जिन पर मैं अपना हाथ फेरा रहा हूँ, इनको हम फलक बोलते हैं। थोड़ा गिन कर बताइए कि एक घनाभ में कितनी फलकें या फेस होते हैं। पहला, इसके पीछे दूसरा, तीसरा, इसके पीछे चौथा, पांचवा और ये छठा। एक घनाभ में कुल 6 फलकें होती हैं। आप अपने कमरे में भी देखिए, 4 दीवारें होती हैं, एक छत होता है और एक फर्श होता है, कुल 6 फलकें। 2-2 फलकें जहां एक दूसरे से मिलती हैं और ये जो लाइनिंग बनती है, इसको हम घनाभ का कोर या एज बोलते हैं। आप अपने कमरे में भी देख सकते हैं, 2 दीवारें जहां मिलती हैं वहां एक लंबी सी लाइन बनती है। एक घनाभ में कुल कितनी कोरें होंगी गिन लेते हैं। 1, 2, ये 3, ये 4, इसके बाद 5, 6, 7, 8, इसके अलावा ये 9वां, 10वां, 11वां और 12वां आप भी गिन लीजिएगा। एक घनाभ में कुल 12 कोर होते हैं। साथ ही घनाभ में जो ये कोने बने हुए हैं, यहाँ पे इनको हम घनाभ का शीर्ष या वर्टेक्स बोलते हैं। इनको गिन लिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक घन में कितनी फलकें, कितने शीर्ष और कितने कोर होंगे? घन में उतने ही फलक, शीर्ष और कोर होते हैं जितने कि घनाभ में होते हैं। एक फार्मूला याद कर लीजिए, कोई भी आकृति हो, चाहे घनाभ हो, घन हो, प्रिज्म हो, पिरामिड हो, उनमें फलकों की संख्या यदि f हो और शीर्ष की संख्या यदि v हो तो इनका योग कोर की संख्या में 2 जोड़ने के बराबर होता है। यानी f + v = e + 2। आप देख लीजिए, घनाभ और घन के मामले में ही फलक है 6, शीर्ष है 8, कोर है 12 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो दोनों साइड में आ जाएगा 14। आप जिस कमरे में बैठकर वीडियो देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, और यदि कहा जाए कि इस कमरे में सबसे लंबा डंडा किस नाप का रखा जा सकता है तो आप क्या करेंगे? किसी कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे डंडे या बांस की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एक तरफ के छत वाले कोने और
उसके सामने वाले फर्श वाले कोने को मिलाती हुई रेखाखंड खींचना होगा। इस रेखाखंड को हम घनाभ का विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण का सूत्र होता है करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। याद कीजिए, हमने पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से आयत का विकर्ण निकाला था और उसका फार्मूला था करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा तुलना कर लीजिए। इसी तरह घन का विकर्ण निकालना हो तो एक साइड के ऊपर वाले शीर्ष और दूसरे साइड के नीचे वाले शीर्ष को मिलाती हुई रेखाखंड खींचना होगा। और घन के विकर्ण का सूत्र भी घनाभ के जैसा ही होगा, चूंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो हमें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये फाइनली आ जाएगा करड़ी में 3a सेंटीमीटर। यहाँ जिस मात्रक में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया होगा उसी मात्रक में विकर्ण की भी लंबाई आएगी। बोर्ड पर 2 सवाल लिखे गए हैं जो घनाभ और घन के विकर्ण पर आधारित हैं। पहला सवाल है, एक आयताकार कमरे की मापें 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हैं। उसमें अधिक से अधिक कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है? हम जानते हैं कि घनाभ में सबसे अधिक लंबाई विकर्ण की ही होती है, यानी घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर का बांस ही सबसे अधिक लंबाई का बांस होगा जो उस घनाभ रूपी कमरे में रखा जा सकता है। यानी कुल मिला जुला कर हमें विकर्ण ही निकालना है। कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर दिया गया है। विकर्ण का सूत्र होता है करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सारे मान को रखा गया है और हल किया गया है तो फाइनल उत्तर आया है 13 मीटर। यही अभिष्ट बांस की लंबाई होगी। दूसरा सवाल सीधे सीधे दिया गया है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर का है तो उसका विकर्ण ज्ञात करिए। घन की भुजा A बराबर 3 मीटर दिया है। घन के विकर्ण का सूत्र आपको बताया गया है कि करड़ी में 3a होता है। A की जगह पे 3 लिखा, उत्तर आया 3 करड़ी में 3 मीटर। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको घनाभ और घन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग घनाभ और घन के संपूर्ण पृष्ठ और आयतन को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।